राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल साइंस की बात करने वाले हैं। जनरल साइंस में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। जो कि शिक्षक भर्ती, जो कि सभी शिक्षक भर्तियों हेतु, जैसे रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, इन सब के लिए सामान्य कॉमन प्रश्नों का जो समावेश होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। रीट हो, राजस्थान पुलिस हो या रेलवे की कोई भी भर्ती हो, उन सब के लिए साइंस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो 1 नंबर का प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1 नंबर का जो हमारा प्रश्न है ये देखिए। आर एच फैक्टर संबंधित होता है। आर एच जो फैक्टर होता है वह किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो यह है रक्त से संबंधित होता है। जो कि रिसर्च नामक वैज्ञानिक था, एक रिसर्च नामक वैज्ञानिक था, उसने आर एच की खोज की थी जो कि रक्त में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 2 नंबर। आर बी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो वह हैं लैंड स्टीनर एवं वीनर। आरबी के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर द्वारा आरबी की खोज की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 3 नंबर। रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है एड्रीनल ग्रंथि। इसका आंसर क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। यह देखिए एड्रीनल ग्रंथि है जो कि जो किडनी है, वक्र है, वक्र के जस्ट पास में होती है। एड्रिनल ग्रंथि की संख्या होती है 2। यह एक जोड़े में होती है। दोनों किडनियों के ऊपर की साइड में यह एड्रिनल ग्रंथि होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तापमान को नियंत्रित रखने में सहायता करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई कंफ्यूजन हो तो दोस्तों आप कमेंट अवश्य करें। और इस वीडियो की लिंक को अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें। रक्त को शुद्ध करता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग, हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? शुद्ध करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वह है किडनी, वक्र ये दोनों वक्र हमारे रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। ये किडनियां हैं दोस्तों जो कि हमारे रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। और यह है अशुद्ध रक्त। इनसे जो अशुद्ध रक्त निकलता है वह हमारे फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में चला जाकर पुनः ऑक्सीजन को मिश्रित करके हमारे शरीर में चला जाता है। यानी कि कहाँ जाता है? हृदय में जाता है और पुनः सारे शरीर में घूमता रहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वक्र करते हैं। शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? वक्र। ये दोनों वक्र शुद्ध करते हैं रक्त को। और अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन कहां मिलाते हैं? फेफड़ों में ऑक्सीजन का समावेशित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 5 नंबर। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? रक्त की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसे पूर्ण प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा डायलिसिस। डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, डायलिसिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 6 नंबर। मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो वह है वक्र, किडनी में। किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। यह कैसे होता है दोस्तों? जो रक्त होता है वह शुद्धिकरण के लिए कहाँ आता है? वक्र के अंदर आता है, किडनियों में आता है। वहां से जो अशुद्धियां होती है वह मूत्र के रूप में बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध रक्त बाहर की ओर जो हमारा हृदय है, हृदय में चला जाता है और हृदय से पूरे संपूर्ण शरीर में प्रक्रिया करता है, घूमता रहता है। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वक्र में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वक्र में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे।
ये प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन इसी प्रकार के प्रश्न सामान्य विज्ञान से लिए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 7 नंबर है। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर, वक्र का भार होता है, वक्र का वजन कितना होता है? जो किडनी है हमारी, जो उसका जो सामान्य औसत भार कितना है दोस्तों? तो उसका सही उत्तर है 150 ग्राम। वक्र का वजन कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 8 नंबर, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। जो हमारा गुर्दा होता है, जो किडनियां होती है, जो किडनी में पथरी बनती है, पथरी जो बनती है वो किसकी बनी होती है? तो यह कैल्शियम ऑक्जिलेट से निर्मित होती है। एक कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है जो हमारी किडनियों में जमा हो जाता है और जो सर्कुलेशन रह परिवहन क्रिया का, उस परिवहन क्रिया को रोक देता है, जिससे हमें किडनी में दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट जमा हुआ है। इसको जो इसे पथरी कहते हैं, पत्थर की तरह बहुत कठोर पदार्थ होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो कि हमारी किडनी में जमा हो जाता है और परिवहन की जो क्रिया होती है उसमें बाधा डालता है। इस कैल्शियम ऑक्जिलेट को हटाने के लिए कई प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट को बाहर निकाला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 8 नंबर, रक्त का पीएच मान होता है। जो हमारे शरीर में रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है या अम्लीय होती है? तो हमारा आंसर रहेगा दोस्तों क्षारीय होती है प्रकृति। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तो यह आसानी से क्षारीय प्रकृति में बन जाता है। हम इसे क्षारीय प्रकृति में समावेशित करेंगे। राधे राधे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 10 नंबर, रक्त दाब मापने वाला यंत्र। ये देखिए रक्त दाब को मापने वाला यंत्र है, जो कि हमारे बाजू के ऊपर इसका जो हैंडल होता है ये प्लास्टिक का जो रबड़ की तरह होता है, इसको हमारे बाजू के चारों ओर बांध दिया जाता है। फिर इस बॉल की तरह जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे की तरह ये हैंडल होता है, इसको धीरे धीरे प्रेशर दिया जाता है, दबाया जाता है। इससे यहाँ पर आंकड़े निर्धारित होते हैं। रक्तदाब जो 120 से लेकर 120 या 80, निम्नतम 80 और अधिकतम 120 और निम्नतम 180 होना चाहिए। इस यंत्र को स्फेग्नोमीटर के द्वारा मापा जा कहते हैं। इस यंत्र का क्या नाम है? स्फेग्नोमीटर। क्वेश्चन आए रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आंसर रहेगा स्फेग्नोमीटर। ये स्फेग्नोमीटर का डायग्राम है दोस्तों, स्फेग्नोमीटर का डायग्राम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और जो रक्त है उसको वर्गों में किसने बांटा गया? वर्गों में किसके द्वारा बांटा गया था? लैंड स्टीनर के द्वारा। वर्गों में किसने बांटा था दोस्तों? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर द्वारा वर्गों में बांटा गया था। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। आप फटाफट इसका आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। शरीर से हृदय की ओर, हमारा जो शरीर है संपूर्ण शरीर, जैसे मान लो आप कि हमारा पांव है, पांव से यानी कि शरीर पांव में आ गया, तो पांव से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर रहेगा हमारा शिरा। शिराएं शरीर से हृदय की ओर लेके जाती है, शरीर से हृदय की ओर शिराएं लेके जाती है और हृदय से शरीर की ओर धमनियां लेके आती हैं। ये धमनी का डायग्राम है और ये शिरा का जो चित्र है वह है, और यह धमनी का है। धमनियों में
शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। जिनमें शुद्ध रक्त बहता है उसका व्यास मोटा होता है और जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है उसका व्यास कम होता है। आपको शायद यह प्रश्न समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 13 नंबर। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है दोस्तों? यानी कि हृदय से शरीर की ओर, हृदय से शरीर की ओर यानी कि शुद्ध रक्त, हृदय से शरीर की ओर मतलब हो गया शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त किन में बहता है? धमनियों में बहता है। शुद्ध रक्त किन में बहता है? धमनियों में बहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 14 नंबर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो वह है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 15 नंबर। जार्विक सेविन क्या है? ये कई एग्जामों में दोस्तों पूछा जा चुका है। जार्विक सेविन है। जार्विक सेविन क्या है? यह एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेविन का ये चित्र है दोस्तों, ये कृत्रिम हृदय होता है। जार्विक सेविन क्या है? कृत्रिम हृदय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 16 नंबर। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त द्वारा होता है। रक्त में एक हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक जो पदार्थ होता है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वह ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है और उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिए। पित्त होता है, पित्त होता है। पित्त का रंग कैसा होता है? पीले रंग का होता है पित्त, और उसका जो प्रकृति है पित्त की वो क्षारीय होती है। पित्त की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय। और रंग कैसा होता है? पीला। पित्त का रंग कैसा होता है? पीले हरे रंग का होता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति होती है। उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो उसका आंसर रहेगा 7.7। यानी कि इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई। पीएच मान कितना हो गया? 7.7 क्षारीय प्रकृति हो गई बाइल जूस का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 19। पित्त स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित किया जाता है। जो पित्त रस होता है वो कहां से निर्मित होता है? पित्त रस का निर्माण करने का कार्य कौन करता है? यकृत, लीवर। लीवर के द्वारा यकृत, लीवर के द्वारा पित्त रस स्त्रावित होता है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि पित्त कहां इकट्ठा होता है? पित्त रस कहां इकट्ठा होता है? तो वो पित्ताशय में। पित्ताशय का कार्य क्या है? पित्त रस को स्टोर करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 20 नंबर। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। भविष्य के लिए क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए, जो कि रोग प्रतिरोधक, जिसे संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, विटामिन ए। और यह भविष्य के लिए भंडारित रहता है। कहां रहता है? यकृत में। भविष्य के लिए भंडारित रहता है यकृत में विटामिन ए। प्रश्न आपको ऐसे घुमाकर पूछा जा सकता है कि विटामिन ए हमारे शरीर में कहां स्टोर होता है? तो वह है यकृत में। यकृत में स्टोर रहता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 21 नंबर। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो वह है मांसल पुष्पासन। मांसल पुष्पासन खाने योग्य भाग कौन सा है? मांसल पुष्पासन। इस संपूर्ण भाग को ही मांसल पुष्पासन कहा जाता है। खाने योग्य भाग कौन सा है? मांसल पुष्पासन, यानी पुष्प का मांस होता है उसे ही खाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 22 नंबर। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वह है 7.4। क्षारीय प्रकृति होती है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और पीएच मान कितना हो गया? 7.4।
4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। अभी तक दोस्तों इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट ना करे। 23 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। 23 नंबर का, मनुष्य के मल में किस अमल के कारण दुर्गंध आती है? मनुष्य का जो मल होता है उसमें किस अमल के कारण दुर्गंध आती है? कौन सा अमल है जो कि दुर्गंध पैदा करता है? तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों इंडोल तथा स्केटोल नामक अमीनो अमल के कारण हमारे मनुष्य के मल में दुर्गंध आती है। किसके कारण? इंडोल स्केटोल नामक अमीनो अमल के कारण। इंडोल स्केटोल नामक अमीनो अमल के कारण मनुष्य के मल में दुर्गंध आती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 24 नंबर। विटामिन की खोज कब और किसने की थी? विटामिनों की खोज करने वाले कौन थे? फंक नामक वैज्ञानिक। और उन्होंने कब की थी दोस्तों? 1911 ईस्वी में। विटामिन की खोज कब और किसने की? फंक ने 1911 में विटामिन की खोज की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो वह है लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये लीवर का चित्र है दोस्तों, इसे आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि हमारे शरीर में होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 26 नंबर। मनुष्य में प्रतिदिन कितना लार स्त्रावित होता है? जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, जो कि मुख में जिह्वा के तीनों तरफ पाई जाती है, पीछे और 2 पार्श्वों में, जो लार है वह कितना लीटर होता है? 1.5 लीटर। और लार की जो प्रकृति है वह कैसी होती है दोस्तों? सारीय होती है। आपने कभी महसूस किया होगा, जब आपको खट्टे पदार्थ दिखाई देते हैं तो तुरंत लार बाहर निकल आती है। तो खट्टे पदार्थ को देखकर सारीय पदार्थ एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण वो बाहर निकल आती हैं। विरोधी के लिए कोई भी तैयार रहता है। मान लीजिए कोई विरोधी व्यक्ति है, हमको 2 बात सुनाता है तो हम तुरंत उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसी प्रकार से जब हम अम्लीय पदार्थों को देखते हैं, खट्टी चीजों को देखते हैं, तो हमारे मुख से जो लार है वो सारी प्रकृति की होने के कारण उनके और प्रति तुरंत बाहर निकल जाती है। यानी कि वो लार के ऊपर जो अमल है उनके ऊपर तुरंत अटैक करती है। हम हमारे जो विरोधी होता है, हमको 2 बात सुनाता है, हम उसके ऊपर तुरंत अटैक करते हैं। यही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी लार है उसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों? सारी है। एक लॉजिक है याद करने का। आप भूल जाओ तो आप महसूस करना कि लार अधिकतर किस समय बाहर निकलती है? जब आप खट्टे पदार्थों को देखते हैं, खट्टी चीजों को देखते हैं, तो तुरंत आपके मुंह से लार बाहर निकलती है। आप मीठी वस्तुओं को देखेंगे तो इतनी जल्दी लार नहीं निकलती है, लेकिन खट्टे पदार्थों को देखते ही बाहर लार आती है। तो हमेशा एक कोई दो विरोधी होता है उसके ऊपर अटैक जरूर करता है। तो अमल के ऊपर सारी अटैक करता है। और कितनी मात्रा में निकलता है? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर 1.5 लीटर सार बाहर निकलता प्रतिदिन लार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 27 नंबर। आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक और आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, जो कि मटर के ऊपर अध्ययन किए थे, मटर के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था, जो कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की थी। इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के ऊपर मटर के ऊपर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अध्ययन किया था। इसीलिए आनुवांशिकता का जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 28 नंबर। सत्य फल कहां से उत्पन्न होता है? सत्य फल दोस्तों, ट्रू फ्रूट कहां से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर तो है अंडाशय से। अंडाशय मतलब केवल अंडाशय से। अब प्रश्न आता है आपके जहन में कि सत्य फल होता क्या है दोस्तों? सत्य फल होता है कि फल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। एक तो होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। सत्य का मतलब
सत्य का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वास्तविक फल। जो सत्य बात होती है वास्तविक होती है, असत्य बात आभासी होती है, यानी कि झूठी बनावटी बात को हम क्या कह सकते हैं, असत्य फल। और सत्य फल वास्तविक होता है। सत्य फल की बात करें तो यही है उदाहरण सत्य फल का, यानी कि केवल ये अंडाशय से निर्मित होता है। और असत्य फल में अंडाशय, एक तो अंडाशय हो गया, और अंडाशय के साथ साथ में जैसे पुष्पासन, पुष्पासन में निर्माण हो, बाह्य दलपुंज में निर्माण हो, यानी कि यह आभासी हो गया, अवास्तविक नहीं है, तो उसे कहेंगे हम असत्य फल। सत्य फल का उदाहरण है आम। आम सत्य फल उदाहरण किसका है, आम। आम सत्य फल होता है। आम का निर्माण केवल अंडाशय से होता है। जो अंडाशय होता है, परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं दोस्तों। परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, फल। फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। और बीज का निर्माण कहाँ होता है, बीजांड में होता है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, असत्य फलों के उदाहरण और बता देता हूं दोस्तों। सत्य फल तो क्या है, आम। आम केवल अंडाशय में निर्मित होते हैं। और असत्य फल का उदाहरण है एक तो सेव। ये पुष्पासन अंडाशय और बाह्य दलपुंज द्वारा निर्मित होती है। एक तो हो गया अंडाशय, एक पुष्पासन और एक बाह्य दलपुंज, इनके द्वारा निर्माण होता है, उसे कहते हैं असत्य फल। जो कि उदाहरण के रूप में एक तो सेव और एक है नाशपाती। नाशपाती और सेव असत्य फल के उदाहरण हैं। और सत्य फल का उदाहरण है आम, जो केवल अंडाशय से निर्मित होता है। और असत्य फल किनसे होते हैं, एक तो अंडाशय, पुष्पासन और बाह्य दलपुंज द्वारा निर्मित होते हैं। प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर देना आपको 2 प्रकार के होते हैं। फल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सत्य फल और एक होता है असत्य फल। असत्य फल दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से यह प्रश्न समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको इस प्रश्न का जो विश्लेषण किया, उसके बारे में आप कमेंट अवश्य करें। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे। गाय का गर्भकाल कितना होता है, गाय का गर्भकाल कितना होता है दोस्तों, 284 दिन का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 30 नंबर। विटामिन डी की खोज किसने की थी, विटामिन डी की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, वह हैं हॉपकिंस। डी होप। आप इसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं, डी होप हमेशा याद रहेगा आपको, डी होप। विटामिन डी की खोज किसने की थी, डी होप ने। डी होप का मतलब हॉपकिंस ने की थी, डी होप। 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। इन्हें पकड़ ठोको, इन्हें पकड़ के ठोको। रासायनिक नाम विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। याद करने की ट्रिक, इन्हें पकड़ के ठोको। और विटामिन ई की कमी से मनुष्यों में नपुंसकता आ जाती है। इससे एक बीमारी होती है नपुंसकता की। विटामिन की कमी से नपुंसकता, बांझपन हो जाता है, जो कि रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। याद करने की ट्रिक आपको मैंने बता दी, इन पकड़ के ठोको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, मछली के यकृत में संचित। अभी मैंने पहले भी ये इस प्रश्न के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन से विटामिन का स्टोर होता है, तो विटामिन ए। और मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन ए। मछली का जो लीवर तेल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए हमारे शरीर में कहां स्टोर होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए को संक्रमण रोधी भी कहा जाता है, विटामिन ए को। 33 नंबर 33% की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के हृदय की सामान्य धड़कन गति कितनी होती है, 72 बार होती है दोस्तों। मनुष्य की हृदय की जो सामान्य धड़कन है वह 1 मिनट में 72 बार होती है। यह 72 बार, जिनका दिल थोड़ा बड़ा होता है वो ज्यादा बार धड़कता है। जैसे धावक होते हैं, तेज दौड़ने वाले धावक होते हैं, उनका हृदय अधिक धड़कता है दोस्तों।
2-3 बार ज्यादा धड़क जाता है 1 मिनट में। उसकी जो गति होती है 74 से 75 बार होती है। और महिलाओं की होती है दोस्तों 67 से 68 बार। 67 से 68 बार इनकी जो हृदय धड़कन है वह कम धड़कती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 34 नंबर। गुर्दे का भार कितना होता है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, 150 ग्राम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? कौन सी ग्रंथि से तो होता है? तो है अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वह अंग है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निर्मित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों डिवाइटर। गवाइटर, डिवाइडर नहीं है, गोइटर रोग है दोस्तों। ये गोइटर यानी कि गलसुआ, गोइटर यानी गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? कौन से अंग है जिससे गलसुआ प्रभावित होता है? तो वह है हमारी शरीर में जो गर्दन है, गर्दन में एक थायराइड ग्रंथि होती है। वह ग्रंथि गलसुआ से प्रभावित होती है, जिसमें जो थायराइड है उसमें सूजन आ जाती है, थायराइड फूल जाती है दोस्तों। आयोडीन की अधिकता से और कमी से ये थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 37 नंबर। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आंखों में बाहर से पड़ने वाला जो प्रकाश है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वह है हमारी आंख का आइरिस। आइरिस प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों 38 नंबर। 38 नंबर, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा 39 नंबर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 40 नंबर, अंतिम प्रश्न है। कौन प्रोटीन को पाचन एवं अमीनो अम्ल में बदलता है? कौन है जो प्रोटीन को पाचन और अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है? तो वह है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के द्वारा ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन एवं अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें। राधे राधे, धन्यवाद।